This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ आज 27 सितंबर के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे मुख्तलिफ चीज़ों पे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसमें सबसे पहले तो एक एनालिस्ट ब्रीफिंग हुई फौजी सीमेंट के हवाले से। ये कंपनी मेरी बड़ी फेवरेट है, हमेशा से इस पे वीडियो लॉग हमारे इस हाउस से हुए हैं। फौजी सीमेंट के जो नताइज थे ₹5.43 फिस्कल 25 के और ₹1.25 का डिविडेंड, अब वो एक्स हो चुका है। अब ये है कि जो एनालिस्ट ब्रीफिंग के अंदर ये कुछ ये था कि जो पेरेंट कंपनी के लोन थे 7.6 बिलियन, तो वो मुमकिना तौर पे कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर। तो इस तरह ये एक अच्छी चीज़ थी। लोन का एडजस्टमेंट होना बहुत ज़बरदस्त बात है। और फिर ये है कि जो वैसे भी देखें तो जो कॉस्ट है, खुसूसन जो कोल की कॉस्ट, उसमें कमी हो रही है। इम्पोर्टेड कोयले के अलावा दूसरे कोयले पे भी जो है वो इन्हिसार किया जा रहा है, ऐसा कहना था उनका वहाँ पे। और इस तरीके से ये है कि इनकी डिस्पैचेज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आप जानते हैं कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन एफडब्ल्यूओ जो है इदारा, उसके भी ये मेन सप्लायर हैं, तो फॉर्टी सीमेंट को थोड़ा सा ये एडवांटेज रहता है। तो ये है कि आप जानते हैं कि रिटेंशन प्राइसेस इन कंपनियों की, उससे नॉर्दर्न जोन की कंपनियों की जो हैं वो बेहतर हैं, और हम मुख्तलिफ दूसरी कंपनियों में भी उसके असर निकाल रहे हैं, इम्पैक्ट्स निकाल रहे हैं। तो फॉर्टी सीमेंट जो है रिटेंशन प्राइसेस के हवाले से अभी एक बहुत ही अहम नतीजा पायनियर सीमेंट का आया, और ये भी खुशाब वादी सून की एक कंपनी है सीमेंट। और ज़्यादातर इनका जो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी होती है वो कम होती है, लेकिन इसमें इनकी एफिशिएंसी ज़ाहिर होती है। कम यूटिलाइजेशन में ज़्यादा नफ़ा करते हैं, ये इनकी हमेशा से हिकमत अमली रही है। तो अभी भी जो इनका नफ़ा आया, जो पिछला साल जो गुजरा वो थोड़ा सा नरम था। सीमेंट डिस्पैचेस के हवाले से मैं हमेशा से बात कर रहा हूँ, तो इतनी एक्टिविटीज़ नहीं थी। तो ये है कि इनका ₹21.47 का नफ़ा आया, जो पिछले साल के तकरीबन बराबर ही था। ₹22.80 का पिछले साल ईपीएस था। तो इसमें अगर हम वैसे देखते हैं तो सेल उतनी बड़ी नहीं, बल्कि पिछले साल से कम थी, यानी 35 बिलियन से 33 बिलियन थी। लेकिन ये है कि इनकी कॉस्ट में कमी हुई है, क्योंकि इन्होंने जो है वो कॉस्ट के हवाले से काफ़ी इक़दामात किए, और ये कि नेशनल ग्रिड से निकल के ये इन्होंने इनकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी एफिशिएंट लेकर आए। तो हम भी जो इसका इम्पैक्ट साल के शुरू में निकाल रहे थे कि शायद ₹31-32 की ईपीएस होगी, लेकिन डिस्पैचेस कम होने की, जो कि वैसे पाकिस्तान का एक सिनेरियो था कि सीमेंट डिस्पैचेस कम रही, कमर्शियल एक्टिविटीज़ या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की कमी की वजह से। तो इस वजह से जो ईपीएस रही वो कम रही। जी, ये चीज़ें मैंने चिराग सीमेंट में भी बताई थी कि ₹60 देखते थे और आए ₹44-45 की ईपीएस आई। तो यही चीज़ हमें फॉरेस्ट सीमेंट में भी देखी। लेकिन इसका थोड़ा-सा उलट हमने देखा डीजी खान में, कि डीजी खान की जो जो नताइज थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। तो इस तरह मैंने ये सोचा कि आपको बताऊँ। पायनियर सीमेंट ने ₹5 का डिविडेंड भी दिया है, ये नतीजा अभी आया, तो मैंने सोचा कि आपको इसी फौजी सीमेंट के साथ मिला के आपको बता दूँ। बहरहाल सीमेंट सेक्टर के जो यानी अब जो चीज़ें हैं वो मुनहसर है इन चीज़ों पे कि अगर इस साल ये जो फिस्कल ईयर 26 है, इसमें एक्टिविटीज़ मुल्क में अगर बेहतर होती हैं, या पाकिस्तान किसी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में आता है, जैसे कि मैं इन वीडियो लॉग्स में आपको बता रहा हूँ कि अभी हमें ये फ़ैसला करना है कि अगर हम अपने शरह सूद को, अगर पॉलिसी रेट को कम करके ये है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मुल्क में करें, और मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटीज़ वापस बहाल हों, जैसे कि सीपेक 2 या इस तरह की चीज़ों की बात होती है। तो ये है कि ये इस तरह की जो सीमेंट कंपनियाँ, मुल्क की जो सीमेंट कंपनियाँ हैं, वो नज़र में आ जाती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एफओजी सीमेंट के तनाज़ुर में, क्योंकि बात मैंने यहाँ से शुरू की थी, और पायनियर सीमेंट के इस रिज़ल्ट के तनाज़ुर में ये बात भी कर दूँ। तो ये एक तो उसमें चीज़ थी। इसकी वैल्यूएशन हम कर रहे थे आज इन हाउस अपने चराग सीमेंट की भी और मेपल लीफ सीमेंट की भी। तो ये है कि अगर फ़र्ज़ करेंगे ये कंपनियाँ भी 60% कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन पे चलें, तो ये है कि अभी भी यानी जो नॉर्दर्न ज़ोन की सीमेंट बैग की प्राइसेस हैं 1400-1500 रुपए 50 केजी बैग के हिसाब से। तो ये है कि जो है थोड़ा-सा वैल्यूज़ बनती हैं। इस पे हम आगे कभी आपको मज़ीद तफ़सीलन बताएँगे। मैंने सोचा कि इस पे मैं बात करूँ। अभी हम देख रहे हैं कि इंडेक्स पे थोड़ा-सा इरफान में इसकी भी कीमतें हुई हैं, और पीछे से हमने देखा कि जो निशात या मंशा ग्रुप कंपनीज़ हैं, उनके भाव में भी, जैसे निशात मिल है या डीजी खान है, तो मुमकिन तौर पे हो सकता है कि ये जो इरफान में इसकी बिडिंग में कोई आगे कोई पेशरफ हुई हो। तो देखते हैं अभी आगे इसमें क्या होता है। बहरहाल ये कि ये एक बहुत ही वैल्यू स्टॉक इरफान में KC 100 में रहा है, और ये कि बहुत ही इसका एक रहा, हमेशा से चर्चा रहा। तो अब ये है कि ये कंपनी जो है अपनी स्टेक्स दे रही है, देखते हैं कौन लेता है। इसमें इस वजह से तो चार्ट समन भी था।
तो एक तो मैंने सोचा एक बहुत ही अहम नोटिस जो था वो कोटद्दू पावर का भी था, एक बहुत ही अहम आईपीपी 1200 मेगावाट की जो अब काफ़ी अरसे से इनका जो लाइफ ख़त्म हो गया था 2021 में ख़त्म हो गई थी, जून 2021 में। तो अब ये है कि देखते हैं कि ये जो हुकूमत ने वापस इनका जो ट्राइपार्टाइट जो उन्होंने बहाल किया सैफई की जो मुआहदा इनको बहाल किया, तो अभी इसके टैरिफ मुकर्रर हो गया। आज बेसिक्स पे उसका नोटिस भी आ गया, वो 32 से 33 रुपये टैरिफ है। पहले एक ज़माने में चूँकि ये डुअल फ्यूल था इन्हीं गैस पे भी था और इसके अलावा एचएसएफ, एलएसएफओ पे भी था। तो अब ये है कि ये इन्होंने 32-33 रुपए का ये कर दिया है। जो जो इसका यानी प्लांट है, इसके जो जनरेटर्स हैं, अभी भी उनकी इन्हीं कंडीशन इतनी बेहतर है कि अभी भी ऑपरेटिंग साइकिल के बाद भी ये चल सकते हैं। तो देखते हैं कि ये नेशनल ग्रिड इनसे बिजली लेता है या नहीं लेता, और अगर लेता है तो फिर इनकी सेल वापस बहाल हो जाएगी। और वो जो एक डिविडेंड की सूरत जो हमेशा एक डिविडेंड स्ट्रीम की शक्ल में रहती थी, सब लोग इसका वेट करते थे, हब पावर के साथ कोटद्दू के डिविडेंड का भी, वो चीज़ें वापस जो हैं उस सूरत में आ जाएँगी जिस हिसाब से सेल या एफिशिएंसी प्लांट की वही है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको अपडेट कर दूँ। पीएसएक्स पे नोटिस था 32 से 33 रुपए जो है वो यानी यूनिट। लेकिन ये है कि अब इस टैरिफ के अंदर मेरे ख़्याल में डॉलर वो नहीं है, जो पहले डॉलर हुआ करता था कंपोनेंट। तो ये है कि ये हो सकता है टेक और पे की बुनियाद पे हो। तो इसमें ये है कि बहरहाल चूँकि किताबों में वैसे पैसा है इन्हीं ये कैश के जो पैसे वही हैं और वाजिब-उल-अदा पैसे। तो इस हिसाब से ये है कि यानी कोटद्दू जो है उसका वापस आईपीपी का मामला शुरू हो जाएगा। ये चीज़ असल में मैं इस तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ कि जो मैं डीएच पार्टनर्स का आपको बताता हूँ, एक कंपनी है जिसमें 19 बिलियन का पोर्टफोलियो है। तो ये है कि ये भी एक कंपनी है और इसके अंदर भी बैलेंस शीट में काफ़ी यानी कैश और कैश इक्विवेलेंट की अमाउंट है। और ये भी हब पावर की तरह अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जैसे हब पावर अपना पोर्टफोलियो बना रहा है। आप जानते हैं, हम बहुत दफ़ा आपको बता चुके हैं कि हब पावर क्या पोर्टफोलियो बना रहा है। ज़ाहिर बात है वो बीवाईडी कार्स है या फिर बैटरी पैक प्लांट है, तो स्मेल्टिंग। तो इस तरह ये है कि ये इस तरह के मौक़े जो हैं वो कोटद्दू के अंदर भी हैं, तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से बताऊँ। मेरे जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं इन्होंने ये बात निशानदेही की थी कि लोग पाकिस्तान पेट्रोलियम पीपीएल का पूछ रहे हैं। तो मैं जाते-जाते पीपीएल पे भी एक सरेआसर बात कर देता हूँ कि पाकिस्तान पेट्रोलियम का यूँ तो नतीजा 33 रुपए का था, थोड़ा-सा यानी तवक्को से कम था। और ये कि गैस का जो प्रोडक्शन प्रोफ़ाइल है वो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है 2004-5 से, उस वक़्त से मुसलसल नीचे आ रहा है गैस का प्रोडक्शन प्रोफ़ाइल। लेकिन ये है कि अब इस कंपनी में तो एक सबसे अहम चीज़ रह गई है और वो है पाकिस्तान की सबसे अहम चीज़, और वो है रेकोडिक। तो रेकोडिक के इस पूरे उसमें 8.33% इसके स्टेक्स हैं जो कि ओजीडीसी के भी हैं। और ये कि अब जबकि ये मामला अब आगे मुसलसल बढ़ रहा है, रेकोडिक के हवाले से रेयर अर्थ मेटल्स की ये दुनिया है, दुनिया की हर चीज़ में मसलन ये है कि ये मोबाइल फ़ोन है या इससे लेके ये जो फाइटर जो प्लेन्स हैं, इसके अंदर सब रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं। ये जो प्रोसेसर्स भी सामने पड़े हुए हैं, ये कंप्यूटर्स हैं, इसके अंदर भी होते हैं। तो ये है कि अब ये पूरा जो रेयर अर्थ मेटल्स का ये सारा मामला है, इसमें बहुत पेशरफ़्त पाकिस्तान के में भी हो रही है, रेकोडिक के हवाले से हो रही है। और ये है कि ये डीसी के अलावा पीपीएल में भी हैं। तो ये जो बैरिक गोल्ड का प्रोजेक्ट है, ये आगे चल के मुमकिन तौर पर अगर इसकी कोई कमर्शियल प्रोडक्शन 2028 वगैरह में होती है, जैसे बताई जा रही है, ये चीज़ें बहुत आगे बढ़ रही हैं। अगर इस सिलसिले में कोई चीज़ होती है तो पीपीएल भी जो है वो आपके ज़हनों में होना चाहिए, और यही एक बहुत अहम वाहिद चीज़ और बहुत अहम चीज़ जो है वो इसका आंसर पाकिस्तान पेट्रोलियम की किताबों में मौजूद है। तो देखते हैं आगे होता है क्या। मैंने सोचा कि आपको बताऊँ कि पीपीएल का इस मामले से लेके बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। एक दूसरा ताल्लुक पीपीएल का जो है वो ये अभी जो इनाम्स हुआ है, ये जो सर्कुलर डेट का जो रेज़ोल्यूशन है 1.2 ट्रिलियन बैंकों के साथ जो हुकूमत के जो अरेंजमेंट हुई है, तो जहाँ ओजीडीसी के पैसे वाजिब-उल-अदा वहाँ पीपीएल के भी वाजिब-उल-अदा, और उसमें हम देखा था कि पीएसओ के बहुत ज़्यादा वाजिब-उल-अदा हैं। पीएसओ के हवाले से हम अपने कभी वीडियो लॉग में बात करेंगे। मैंने यहाँ पे सोचा कि पाकिस्तान पेट्रोलियम के हवाले से भी बात करूँ। काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने कोशिश की कि इस हवाले से भी लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँ। मैंने अपने इस बयानिए में आज के इस बयानिए में फौजी सीमेंट के हवाले से बात की। इनका एक लोन 7.6 बिलियन वो कन्वर्ट होते हुए ऑर्डिनल शेयर्स में, पेरेंट कंपनी का लोन, उस तरह के लोन्स बैलेंस शीट और मज़ीद बेहतर होते हुए, और ये कि इसके अलावा पायनियर सीमेंट के मैंने नताइज बताया, ₹5 के डिविडेंड दिया, 21 पैसे की ईपीएस है। और ये कि कॉस्ट जो है उसमें कमी वाक़ई हुई है, ये एक अच्छी चीज़ है। और उसके बाद मैंने आपको कोटद्दू पावर के बताया कि टैरिफ का टीएसएक्स पे नोटिस था। और उसके बाद पाकिस्तान पेट्रोलियम के हवाले से मैंने बात की कि रेकोडिक के हवाले से अहमियत इख्तियार कर गया है।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी चीज़ हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.